फ्रेंड्स, काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने सोचा बढ़िया बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस ये आजकल ट्रेंड में भी है, बहुत पॉपुलर होती जा रही धीरे धीरे। तो आज अपन बात करते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस क्यों करनी चाहिए और कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं इंट्रोडक्शन टू बिब्लियोमेट्रिक, क्या है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो आप देखेंगे कि जो भी अपना हमारे पास बिब्लियोग्राफिक डेटा जो होता है, बिब्लियोग्राफिक डेटा के ऊपर हम लोग जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं जनरली, आज से जब तक इन सॉफ्टवेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जब तक ये मैनुअल काम होते थे, तो बिब्लियोग्राफिक डेटा को हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर पाते थे। तो ये जब से सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं और कुछ ऑटोमेशन करना इनमें पॉसिबल हो गया है, तब से हम इन बिब्लियोमेट्रिक डेटा के ऊपर अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी यूज करते हैं। पहले की बात करें तो बिब्लियोमेट्रिक मेथड्स जो हैं बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही फ्रीक्वेंसी में यूज किए जाते थे। ज्यादातर पेपर्स जो होते थे, ज्यादातर जो मेथड बेस्ड काम होता था, ये लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज वाले लोग करते थे। लेकिन आज की डेट में बात करें, नाउअडेज इट इज ट्रेंडिंग एवरीवेयर। इट इज यूज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एकेडमिक लिटरेचर। तो आप इसकी हेल्प से एकेडमिक लिटरेचर को भी अपने हिसाब से स्टैटिस्टिकल यूसेज, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। साइटेशन एनालिसिस, कौन से पेपर को कितनी बार साइट किया गया है, कौन से पेपर ज्यादा अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है कि जिस पेपर को सबसे ज्यादा साइटेशन मिले हैं वो पेपर बाकी अच्छा होगा। और अभी तक ये सारी रिपोर्ट्स हमको नंबर्स या टेबल्स या इस तरह से देखने को मिलती थी। टेबल्स में भी कमी देखने को मिलती थी, इंडिविजुअल पेपर वाइज हमको निकालना पड़ता था। लेकिन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस की हेल्प से हम साइटेशन ग्राफ बना सकते हैं, साइटेशन नेटवर्क्स देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ काम आती हैं। Research field use bibliometric method to explore impact of their field. उनकी फील्ड का क्या इम्पैक्ट है, कितने पेपर हैं, कितने लोगों ने उनको साइट किया हुआ है। तो ये सारी बातें होती हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। देखते हैं होता क्या है बिब्लियोमेट्रिक जो है। तो बिब्लियो को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो बिब्लियो का सिंपल सा मतलब होता है बुक्स या आर्टिकल्स, और मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये डेफिनेशन हमने यहाँ लिखे हुए हैं। बिब्लियोमेट्रिक इज अ मेथड दैट इंक्लूड्स statistical analysis of published articles and their citations to measure their impact, कि वो कितने impactful articles हैं, ये भी मेजर किया जा सकता है बिब्लियोमेट्रिक साइट रिपोर्ट्स की मदद से। क्या क्या यूजेस होते हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट डोमेन का इंपॉर्टेंस समझने के लिए, उसका इम्पैक्ट समझने के लिए, जब आप नया रिसर्च फील्ड सर्च कर रहे होते हो, जब आप नए रिसर्चर होते हो, तब आपके लिए इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अपने जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ समझने के लिए, वीकनेस समझने के लिए कि कहाँ पे ये वीक है, कहाँ पे इसमें रिसर्च करने की और ज्यादा गैप्स हैं, वहां पे आप उसको आइडेंटिफाई करके वो काम कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, टॉप रिसर्चर्स आपके सब्जेक्ट एरिया में, आपके डोमेन एरिया में टॉप रिसर्चर्स कौन है, और टॉप रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई करने का काम भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। पहले क्या चलता था, अभी क्या चल रहा है, और आगे पब्लिशिंग ट्रेंड्स क्या है इस सब्जेक्ट में। और हर एक आजकल आपने देखा होगा, जैसे इंडिया में NIRF रैंकिंग सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए है, तो ऐसे वर्ल्ड वाइड अलग अलग रैंकिंग सिस्टम्स, वर्ल्ड वाइड अलग अलग एक्रेडिटेशन सिस्टम्स हैं। तो उन इंस्टीट्यूशंस की रेपुटेशन, उन इंस्टीट्यूशंस की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए भी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस किए जाते हैं। और जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं जिस काम के लिए बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, टू गेट पब्लिकेशंस इन टॉप टियर जर्नल। आज से 5 साल पहले जब हम पब्लिकेशन करना सीख रहे थे, तो हमको एक क्लास में बताया गया था कि आप अपने सब्जेक्ट के टॉप जर्नल्स देखिए, उनमें ज्यादातर पेपर एक्सपेरिमेंटल होते हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड पेपर होते हैं। तो 5 साल पहले तक तो वो बात ठीक थी, लेकिन पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ सारे टॉप क्लास जर्नल्स में हर एक इश्यू में एक ना एक बिब्लियोमेट्रिक पेपर होता ही होता है। और कई बार तो कई सारे जर्नल्स तो आजकल स्पेशल इशू भी रिलीज कर रहे हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के, वहां भी ये बड़ा काम में आता है। क्या क्या डेटा, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए डेटा निकाल सकते हो। साइवल, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, ये सारे साइटेशन मैनेजर नहीं कहना चाहिए, ये सारे सोर्सेज हैं जहां से आप अपने बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो।
क्या क्या एडवांटेज होते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के। तो ग्रोथ ऑफ लिटरेचर आप समझ सकते हो कि आपके जो लिटरेचर है उसका क्या ग्रोथ चल रहा है, उसकी नॉलेज कैसे स्प्रेड हो रही है। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड सिंस बेस्ड ऑन सिंपल काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड डिस्क्रिप्टिव। तो आप उसमें कितना भी बात करो, लेकिन ये तो किसी का नंबर्स तो आप नहीं बढ़ा सकते। तो बहुत ज्यादा इसमें आपके लिए स्टैटिस्टिकल प्ले करने के लिए कि आप स्टैटिस्टिक्स से बहुत कुछ अच्छा कर दो, उतना स्कोप नहीं। बहुत आसान सा तरीका है और बहुत आसान से टूल्स की बात करता है। ऑन द फर्स्ट साइड दे आर ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। मतलब ऐसा देखने में ऐसे ही लगता है कि वो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है, और अनबायस्ड पेपर्स हैं क्योंकि उनमें कुछ ज्यादा हेरफेर करने के लिए आपके पास होता नहीं। फॉर द डायरेक्शंस ऑफ फ्यूचर रिसर्चर्स, जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उनको एक डायरेक्शन दिया जा सकता है कि आप किस बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्विक फॉर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन इसमें जल्दी होते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के साथ में अगर आप कर रहे हो। एंड देयर आर सेवरल लिमिटेशंस टू, साइटेशन पैटर्न्स मे डिफर ग्रेटली बिटवीन डिसिप्लिन। एक चीज ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे जो साइटेशन रिपोर्ट्स हैं, जो जर्नल के साइटेशन इंडेक्स हैं, वो सारे अच्छे सोर्सेस से लिए जाते हैं। तो ऐसे सारे पेपर्स जो एक रिपोर्ट में देख रहा था कि वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च पेपर, पूरे वर्ल्ड के रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, तो 40% और इनफैक्ट 50% इज इंक्लूडेड इन वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, पबमेड, स्प्रिंगर, नेचर और ऐसे कई सारी जगहों पे। बाकी के 50% को रिकॉग्निशन ही नहीं मिलती। लेकिन दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट गुड पेपर्स, दैट डजंट मीन दोज आर द गुड पेपर एंड दोज शुड बी लेफ्ट। तो ऐसे सारे पेपर हमारे लिए अनयूज रह जाते हैं इस तरह के एनालिसिस में। हो सकता है कोई पेपर को यूज किया है, साइटेशन मिला है, उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज किया हो, आर्ग्यूमेंट यूज करने के लिए कि भाई से फॉर एग्जांपल आप इम्पल्स परचेजिंग की बात कर रहे हैं, फैक्टर एनालिसिस आपने किया। कुछ लोगों को आपने इसलिए साइट किया क्योंकि वो आपके फैक्टर के सपोर्ट में थे, कुछ लोगों को आपने इसलिए साइट किया क्योंकि वो आपके फैक्टर में सपोर्ट में नहीं थे। तब भी साइटेशन तो माना ही जाएगा। तो ये इस तरह के मेथड में कुछ लिमिटेशंस भी सभी मेथड्स में होती हैं। तो कुछ टूल्स भी हैं साइटेशन के लिए, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। बिब एक्सेल थोड़ा सा मुश्किल सॉफ्टवेयर है, हालांकि काफी अच्छे रिपोर्ट्स, काफी अच्छे काम आपको काम आ सकता है बिब एक्सेल। वेब एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो वेब एक्सेल वेब बेस्ड और डेटा और इस तरह के डेटा में हमारे लिए काफी काम आता है। हिस्ट साइट भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हुआ करता था, लेकिन शायद 2015 के आसपास या 2014 के आसपास क्लैरिवेट एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर था, लेकिन बाद में क्लैरिवेट एनालिटिक्स ने इस सॉफ्टवेयर का सपोर्ट बंद कर दिया है। तो आज के लिए 5 साल पुरानी स्थिति में, रिसेंट अपडेटेड वर्जन नहीं है। वॉस व्यूअर जो है काफी पुराना सॉफ्टवेयर भी है और इसमें अपडेट्स भी आते रहते हैं, और मैंने इसको रेड इसलिए कर रखा है कि मुझे ये बेस्ट लगता है। फिर एक साइट स्पेस नाम का सॉफ्टवेयर है, ये भी बहुत अच्छा है। साइट स्पेस, लेकिन विंडोज 10 वालों को एक परेशानी फेस करने को मिल सकती है कि जब वो इसे डाउनलोड करेंगे तो ये विंडोज 10 आपसे कहेगा कि ये एक वायरस है और इसको रिमूव कर दो। वो रिमूव करेगा तो पहले आपको इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉरी, विंडोज डिफेंडर को रोक के स्टॉप करके आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आप इसे यूज कर पाएंगे। साइटनेट एक्सप्लोरर, ये भी काफी पुराना सॉफ्टवेयर है। ये गैफी जो है, कुछ लोग इसे, आप अगर वीडियोस देखेंगे इंटरनेट पे तो कुछ लोग इसे जैफी भी कहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रोनाउंस्ड गैफी। तो गैफी भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि सीधे टेक्स्ट फाइल या सीधे सीएसवी फाइल पे काम नहीं करता। इसके लिए आपको डॉट नेट फाइल चाहिए, एंड डॉट नेट फाइल कैन बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर यूजिंग बिब एक्सेल। तो गैफी इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर नहीं माना जाता। पैजिक भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके लिए भी आपको नेटवर्क बेस्ड नेटवर्क फाइल्स चाहिए। आजकल ट्रेंड में जो आ रहा है वो एनवीवो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस भी एनवीवो को यूज करके किया जा सकता है। तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अभी अगले सेशन में अपन बात करेंगे कि वॉच व्यूअर को कैसे यूज करना है, क्या बेसिक्स हैं, कहाँ से इसको लेके आएंगे। तो तब हम इसकी बात करें। थैंक यू।